जिस रात मुर्तज़ा को कत्ल किया गया, उस रात आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने फारूक लगारी के साथ ईवान सदर में यही वो अंदरूनी बात थी जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो ने फारूक लगारी की तरफ यह इशारा किया था कि वो उनके भाई के कत्ल में मुलव्वस थे। जो ही मुलाकात शुरू हुई, बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी ने एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सजाद अली शाह का इस लड़ाई में रोल बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका था, ख़ुसूसन जब बेनज़ीर भुट्टो ने मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद ईवान सदर के मुकीनों पर कातिल होने का इल्ज़ाम लगाया था। बेनज़ीर भुट्टो के ईवान सदर के मुकीनों पर मुर्तज़ा के कातिल होने के पीछे भी कहानी कुछ यूँ थी कि जिस रात मुर्तज़ा को कत्ल किया गया, उस रात आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने फारूक लगारी के साथ एक डिनर किया था। इससे पीपल्स पार्टी के कैंप में यह बात फैल गई कि खाने की मेज़ पर ही फारूक लगारी और जहांगीर करामत ने मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल करने के मंसूबे को क्लियर किया था। यही वो अंदरूनी बात थी कि बेनज़ीर भुट्टो ने फारूक लगारी की तरफ ये इशारा किया था कि वो उनके भाई के कत्ल में मुलव्वस थे। बेनज़ीर भुट्टो में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो जनरल जहांगीर करामत का नाम भी फारूक लगारी के साथ ले सकती या लोगों को बताती कि जिस रात उनके भाई को कत्ल किया गया, उसी रात जहांगीर करामत और फारूक लगारी ने इकट्ठे खाना खाया था। बड़ी अजीब सी बात यह हुई कि मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो से सिर्फ फ़ोन पर ताज़ियत की, जबकि गुनवा भुट्टो से ताज़ियत करने के लिए वो बाकायदा कराची में वाक़या उनके घर अल मुर्तज़ा गए। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के तीसरे रोज़ जब बेनज़ीर भुट्टो इस्लामाबाद में थी तो उन्होंने पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर फारूक लगारी पर अपने भाई को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। बात अब काबू से बाहर हो चुकी थी। सबको पता चल चुका था कि अब बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी में से एक को जाना होगा। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने इस मरहले पर अपना किरदार अदा करने का फैसला किया। शेरपाव ने बड़ी कोशिशों के बाद बेनज़ीर और फारूक लगारी के दरमियान ईवान सदर में एक मुलाकात का इंतज़ाम कराया ताकि एक दूसरे से पैदा होने वाली गलत फहमियों और शिकायतों को दूर किया जा सके। जो ही मुलाकात शुरू हुई, शेरपाव की मौजूदगी में ही बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी ने एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे तो वहाँ पर पीटीवी के कैमरामैनों ने उन लम्हात को अपने कैमरों में महफूज कर लिया था, जिससे वाज़ेह तौर पर यह ज़ाहिर था कि वो दोनों एक दूसरे से सख्त खफा थे। कुछ लम्हे गुजरने के बाद पीटीवी के उन कैमरामैनों को दोबारा बुलाया गया। बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी ने अपने चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई ताकि शाम को पीटीवी पर चलने वाली खबरों में लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान तमाम मामलात बखूबी तय पा गए थे और अब मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं था। 7 साल कबल ईवान सदर में होने वाली इस मीटिंग में मौजूद शेरपाव को अभी भी अच्छी तरह याद था कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी मुसलसल एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। शेरपाव उन दोनों को ठंडा करने की नाकाम कोशिशों में लगे हुए थे। लगारी बेनज़ीर भुट्टो पर चिल्लाए कि तुमने मेरा मुवाजना गुलाम मोहम्मद के साथ क्यों किया था। बेनज़ीर भुट्टो ने गुस्से में फारूक लगारी को कहा कि तुम मेरे भाई मुर्तज़ा के कत्ल में शामिल हो। लगारी ने उल्टा बेनज़ीर भुट्टो को ताना दिया कि उसका शोहर आसिफ जरदारी एक करप्ट शख्स है। जब मीटिंग ख़त्म हुई और वह ईवान सदर से बाहर जाने के लिए कमरे से निकले तो शेरपाव ने लगारी साहब से कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो नोडेरो से वापस आ गई हैं। उन्हें चाहिए कि वो उनके बेटे मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल पर ताज़ियत करने के लिए उनके पास ज़रूर जाएं। फारूक लगारी फ़ौरन इस बात पर राज़ी हो गए और शेरपाव को बताया कि वो उसी शाम नुसरत भुट्टो से मिलने उनके घर जाएंगे। ईवान सदर से वापसी पर शेरपाव ने बेनज़ीर भुट्टो को बताया कि आज शाम फारूक लगारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बेगम नुसरत भुट्टो से ताज़ियत करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। ये सुनकर बेनज़ीर भुट्टो बड़ी हैरान हुई और शेरपाव से कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि वो फौरी तौर पर बेगम नुसरत भुट्टो को यह बात बताएंगी कि फारूक लगारी इसी शाम उनसे ताज़ियत करने के लिए आ रहे हैं। आफ्ताब शेरपाव ने बेनज़ीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ा और वहाँ से सीधे फ्रंटियर हाउस चले गए। वो वहाँ पहुँचे ही थे कि उन्हें फारूक लगारी का टेलीफोन आया। लगारी साहब ने शेरपाव के सर पर यह कहकर एक बम गिराया कि उन्होंने अपना जहन बदल लिया है और अब वो बेगम नुसरत भुट्टो से उनके बेटे के कत्ल पर ताज़ियत करने के लिए शाम को वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाएंगे।
شیر پاؤں نے حیرانی سے وجہ پوچھی تو لغاری صاحب نے جواب دیا کہ انہیں لاہور سے یہ رپورٹس ملی ہیں کہ ان کے خلاف لاہور کی دیواروں پر وال چاکنگ کی جا رہی ہے، جس میں انہیں مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ لغاری نے باتوں باتوں میں یہ اشارہ دیا کہ یہ وال چاکنگ ناہید خان کے کہنے پر کی جا رہی ہے۔ شیر پاؤں نے فاروق لغاری کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی۔ فاروق لغاری کا فون ختم ہوا تو آفتاب شیر پاؤں نے بے نظیر بھٹو کو فاروق لغاری کے اس نئے فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ شدید مایوس ہوئیں۔ دوسری طرف جنرل جہانگیر کرامت بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ ایک مرحلے پر تو جنرل جہانگیر کرامت نے بے نظیر بھٹو کو یہ بھی آفر کی کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر فاروق لغاری کے پاس جائیں گے تاکہ دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ بے نظیر بھٹو نے جہانگیر کرامت کا شکریہ ادا کیا لیکن انہوں نے ان کی پیشکش شائستگی سے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ وہ فاروق لغاری کے ساتھ اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے آرمی چیف کو اس میں ملوث نہیں کریں گی۔ بے نظیر بھٹو نے شیر پاؤں کو بتایا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے اس معاملے میں مدد نہیں لیں گی۔ شیر پاؤں نے بی بی کو مشورہ دیا کہ وہ فاروق لغاری کے ساتھ پیدا ہونے والے اختلافات کو ایک ایک کر کے حل کریں، لیکن بے نظیر بھٹو ان سارے اختلافات کو ایک ہی میٹنگ میں بیٹھ کر ختم کرنا چاہتی تھیں۔ شیر پاؤں نے یاد کیا کہ معاملات بہت پہلے ہی بگڑنا شروع ہو گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو اس بات پر بہت پریشان تھیں کہ کیا فاروق لغاری آصف زرداری سے وفاقی وزیر کا حلف لینے سے انکار تو نہیں کریں گے۔ جب شیر پاؤں نے یہی بات فاروق لغاری سے کی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے بھیجی گئی دو چیزوں پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ ایک یہ کہ اگر وہ کسی شخص کا نام انہیں بھیجتی ہیں کہ ان سے وزیر کا حلف لیا جائے تو وہ ضرور حلف لیں گے۔ دوسرے، وہ اگر انہیں یہ سفارش بھیجتی ہیں کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے تو وہ فوراً توڑ دیں گے۔ بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کے درمیان تعلقات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے تھے۔ حالات کسی ایک وجہ سے اس نہج پر نہیں پہنچے تھے۔ ایک دن ایوان صدر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ججوں کی تقرری کے مسئلے پر صدر اور وزیر اعظم کے نمائندوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی۔ صدر کی طرف سے خواجہ طارق رحیم، احمد سعید آبان اور شاہد حامد نے شرکت کی۔ بے نظیر بھٹو کی طرف سے وزیر قانون رضا ربانی، اس وقت کے لاء سیکرٹری، اور آفتاب شیر پاؤں اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ یہ میٹنگ اسی وقت ہی ختم ہو گئی جب دونوں اطراف کے لوگوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر طنز کرنا شروع کر دیے۔ بے نظیر بھٹو کو پتہ چل چکا تھا کہ معاملات بہت بگڑ گئے تھے۔ وہ پھر بھی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں کہ شاید بگڑتی بات کہیں بن جائے۔ بے نظیر بھٹو نے ایک رات شیر پاؤں کو پشاور فون کیا اور انہیں کہا کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچیں۔ وہ شیر پاؤں کے ساتھ فاروق لغاری سے ملنا چاہ رہی تھیں۔ آفتاب شیر پاؤں ابھی اسلام آباد کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ بے نظیر بھٹو نے 12 بجے کے قریب 5 نومبر 1996 کو فون کر کے شیر پاؤں کو بتایا کہ اب انہیں اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فاروق لغاری ان کی حکومت توڑ چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اب وہ آرام سے کل اسلام آباد آ جائیں۔ فاروق لغاری نے بے نظیر حکومت توڑتے ہی پرائم منسٹر ہاؤس آنے جانے والے راستے بند کرا دیے۔ کسی کو بے نظیر بھٹو سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ آفتاب شیر پاؤں وہ واحد لیڈر تھے جنہیں بے نظیر بھٹو سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اپنی حکومت کے توڑے جانے کے اگلے روز بے نظیر بھٹو نے فاروق لغاری کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ ان کی حکومت کیوں توڑی گئی تھی۔ فاروق لغاری نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں، وہ ان کی حکومت کو ڈسمس کر چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے ان سے پوچھا کہ صوبائی اسمبلیوں کا کیا بنے گا۔ فاروق لغاری نے جواب دیا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کو بھی ڈسمس کریں گے۔ ٹیلی فون پر ہونے والی اس گفتگو کے درمیان فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کو یہ بھی پیشکش کی کہ وہ انہیں نگران سیٹ اپ میں شامل لوگوں کے ناموں کی فہرست بھی دکھا دیں گے۔ جب آفتاب شیر پاؤں ایک برطرف وزیر اعظم سے پرائم منسٹر ہاؤس میں ملے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کو یہ مشورہ دیا کہ وہ فاروق لغاری کے ساتھ رابطے میں رہیں کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ بے نظیر بھٹو نے شیر پاؤں سے کہا کہ وہ رضا ربانی کو ساتھ لے کر فاروق لغاری سے ملنے جائیں۔ تاہم رضا ربانی مقررہ وقت پر وہاں نہیں پہنچے اور یوں شیر پاؤں کو فاروق لغاری سے ملنے کے لیے اکیلے جانا پڑا۔ لغاری نے شیر پاؤں کو بتایا کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیوں اٹھایا تھا اور پھر وہ انہیں ان لوگوں کے نام بتانے لگے جو نگران حکومت کو چلائیں گے۔ باتوں باتوں میں فاروق لغاری نے شیر پاؤں سے کہا کہ وہ صوبے کے چیف منسٹر کے طور پر کام کرتے رہیں، لیکن شیر پاؤں نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ فاروق لغاری نے اسی رات سکندر زمان کو صوبے کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ سرحد کے گورنر جنرل خورشید نے اسی رات استعفیٰ دے دیا تھا جس رات فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت کو توڑا تھا۔
फारूक लगारी को नया गवर्नर ढूंढने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी जो शेरपाओ की हुकूमत की बरतरफी के आर्डर पर दस्तखत करे। मैंने शेरपाओ साहब से पूछा कि वो पीपल्स पार्टी के इतने करीब थे, फिर आखिर क्या वजूहात थी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली और आज एक फ़ौजी डिक्टेटर के ज़ेर साया चलने वाली हुकूमत में वफाकी वज़ीर पानी व बिजली हैं। वो सारी उम्र फ़ौजी डिक्टेटर्स और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और आज एक वर्दी वाले सदर को झुककर सलाम करते हैं। शेरपाओ के चेहरे पर बदलते तासुरात देखकर मुझे फ़ौरन ये अंदाज़ा हो गया कि जिस तरीके से उन्हें पीपल्स पार्टी छोड़नी पड़ी थी उस पर उन्हें अभी भी तकलीफ़ है। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी वफादारी पर शक करते हुए उन्हें पार्टी से डिसमिस किया था। शेरपाओ ने एक और कहानी सुनाई। जब फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ी तो शेरपाओ को अचानक महसूस हुआ कि पार्टी के लीडरों का सारा गुस्सा उन पर निकल रहा है। उन तमाम लोगों ने अपनी तोपों का रुख उनकी तरफ कर लिया है। बातों बातों और सरगोशियों में ये तंज भरी गुफ्तगू होने लगी कि वो फारूक लगारी के रिश्तेदार हैं। उन्हें यह तासुर दिया जाने लगा जैसे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ने के फैसले में उनकी भी फारूक लगारी के लिए आशीर्वाद शामिल थी। शेरपाओ मुझे बताने लगे कि उन्हें उनकी मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि वो पार्टी चलाएं और वो पार्टी के एकेडमिक मामलात को देखेंगी। ताहम शेरपाओ ने लाड़काना में जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी पर यह बात सब पर वाज़ेह कर दी कि वज़ीर आज़म सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो बनेंगी। शेरपाओ ये भी चाहते थे कि पीपल्स पार्टी की 1997 के इलेक्शन में बहुत बड़ी शिकस्त पर पार्टी में नए इलेक्शन कराए जाएं। शेरपाओ चाहते थे कि पार्टी के अंदर एक नई सियासी रूह डाली जाए, लेकिन वो तमाम सियासी लीडर जो उनकी जगह लेना चाहते थे उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को इस बात पर कायल कर लिया कि आफ्ताब शेरपाओ पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने शेरपाओ से पूछा कि क्या पार्टी छोड़ने पर जिसके लिए उन्होंने 25 साल काम किया उन्हें कोई परेशानी थी, तो शेरपाओ मुस्कराए और बोले कि उन्होंने जो कुछ भुट्टो फैमिली और पार्टी के लिए किया था उस पर उनका ज़मीर मुतमईन है। वो बेनज़ीर भुट्टो पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने इस पार्टी में एक फैमिली की तरह अपने दिन गुजारे थे और वो अपने पुराने बॉस बेनज़ीर भुट्टो के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे। आफ्ताब शेरपाओ के बकौल उन्हें बेनज़ीर भुट्टो से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। वो इनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे। हालांकि उन्हें पार्टी में बड़े गलत तरीके से ट्रीट किया गया। पार्टी की क़यादत ने उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। वो उन बुरे दिनों को याद करने के बजाय उन अच्छे दिनों को याद करते हैं जब सब मिलकर पीपल्स पार्टी में काम करते थे। वो इस मरहले पर महज कुछ लोगों को खुश करने के लिए बेनज़ीर को गालियां नहीं देंगे और ना ही अपनी ज़िंदगी के इस पार्टी में गुजरे 25 सालों को महज चंद लोगों की खातिर ख़राब करेंगे। शेरपाओ ने कहा कि अगरचे वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे थे, लेकिन वो अभी भी इस पार्टी के उन मजमूई असासों पर अपना दावा रखते हैं जो पार्टी को भुट्टो विरासत से मिले थे। एक ऐसी विरासत जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन समेत पीपल्स पार्टी के सब लीडरों ने जेलें भुगती थीं। अब कोई भी शख्स उनसे वो सियासी असासा नहीं छीन सकता, चाहे आज वो पीपल्स पार्टी में है या नहीं। शेरपाओ ने कहा कि ये वो पीपल्स पार्टी थी जिसको कभी उसके नज़रियात की वजह से वोट मिलते थे, अब इस पार्टी को महज बरादरियों की एक दूसरे से चपकलश की वजह से वोट पड़ते हैं। लोग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि गांव में उनका मुखालिफ ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा होता था। पीपल्स पार्टी महज गांव में चलने वाले मुकामी सियासी और ज़ाती दुश्मनियों पर चल रही है, वरना उसका अपना नज़रियाती असासा जिसे बचाने के लिए भुट्टो साहब फांसी लगे और पीपल्स पार्टी के हज़ारों वर्कर और लीडर जेलों में गए, वो कब का हवा में तहलील हो चुका है।